नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 10th लेक्चर है। इस वीडियो में हम मार्च महीने के ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रेड स्नो इन अंटार्कटिका से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? पिछले कुछ हफ्तों में अंटार्कटिका के नॉर्दर्न मोस्ट इलाकों की जो तस्वीरें ली गई हैं उसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन ऐसी है जहां पर रेड स्नो को देखा गया है। ये देखो, ये अंटार्कटिका का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यहां पर रेड स्नो को देखा गया है। क्या है ये रेड स्नो? रेड स्नो देखो, जिसे वाटरमेलन फेनोमेनन के नाम से भी जाना जाता है। इस फेनोमेनन के बारे में हम जानते हैं प्राचीन काल से ही, ये कोई नया फेनोमेनन नहीं है। तो आखिरकार रेड स्नो क्यों देखने को मिलती है? देखो, पोलर और ग्लेशियल रीजन्स में एक एल्गी रहता है जिसका नाम है क्लिमेडोमोनास निवालिस। ये मुश्किल सा जो नाम है, ये एल्गी का नाम है। और ये एल्गी कहाँ पर रहता है? पोलर रीजन्स में और ग्लेशियल रीजन्स में। इसी एल्गी की वजह से रेड कलर आ जाता है स्नो में। देखो, ये जो एल्गी है ये रेड पिगमेंट को कैरी करता है अपने आप को गर्म रखने के लिए, और इसी एल्गी की वजह से थोड़ा बहुत जो लाल रंग है वो बर्फ पर भी आ जाता है। बट बुरा प्रभाव ये पड़ता है, अगर देखो बर्फ का रंग सफ़ेद है तो आपको पता है सनलाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर लाल कलर है तो सफ़ेद रंग के बजाय ज़्यादा सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और ज़्यादा सनलाइट अगर एब्जॉर्ब होगी तो बर्फ़ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से पिघलेगी, और ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी तो आपको पता है समुद्र में पानी का जो लेवल है बढ़ेगा। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो रेड स्नो हालांकि इतना बड़ा फेनोमेनन नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें सी लेवल के राइज में, लेकिन बर्फ़ किसी ग्लेशियर पर तेज़ी से पिघल जाती है तो ग्लेशियर के लुप्त होने का खतरा तो रहता ही है। और अगर बर्फ़ पिघल जाती है तो ये कंडीशंस देखो माइक्रोब्स के लिए अच्छा है, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर दूसरी एल्गी है, उसके लिए बर्फ़ का पिघलना सही है। अदरवाइज जैसा हमने डिस्कस किया, ग्लेशियर का लुप्त होने का खतरा तो बना ही रहता है। चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए मैपिंग से संबंधित। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए, ये ड्रेक पैसेज कहाँ पर है? किस किस को अलग करती है ये ड्रेक पैसेज? पहला ऑप्शन यूरोप का टर्की और एशिया का टर्की, इन दोनों के बीच में है ड्रेक पैसेज। दूसरा ऑप्शन डेनमार्क और स्वीडन के बीच में है। तीसरा ऑप्शन साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में है। चौथा ऑप्शन साउथ ईस्ट इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में है। बताइए ड्रेक पैसेज किस किस के बीच में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ना सी है, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में है ड्रेक पैसेज। आप ये मैप देख सकते हो, ये साउथ अमेरिका है, नीचे अंटार्कटिका है, और ये है ड्रेक पैसेज। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लेस्बोस आइलैंड के बारे में है। ये देखो, एक ग्रीक आइलैंड है, मतलब ग्रीस का आइलैंड है। न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में देखो इसलिए है, जैसा हमने सुबह एडिटोरियल में डिस्कस किया था, टर्की ने यूरोपियन यूनियन को ये धमकी दी है, अगर सीरिया में इडलिब प्रोविंस को लेकर जो वार चल रहा है, इससे संबंधित आप हमारे स्टैंड का समर्थन नहीं करते हो तो हम गेट्स खोल देंगे और सीरिया के जो रिफ्यूजीज हैं वो यूरोप में एंटर कर जाएंगे। तो एक ग्रीक आइलैंड है लेस्बोस, यहाँ पे अभी माइग्रेंट क्राइसिस पैदा हो गए हैं। सीरिया के काफ़ी सारे रिफ्यूजीज इस आइलैंड पर आए हैं, वो यूरोप में एंटर करना चाहते हैं। तो ये जो आइलैंड है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। लेस्बोस कहाँ पर है? एजियन सी में है, ग्रीस और टर्की के बीच में। तो मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है कि कौन से सी में है ये आइलैंड? एजियन सी में है। और कौन कौन से देशों के बीच में है? ग्रीस और टर्की के। कौन से देश का आइलैंड है? ग्रीस का। इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुखना लेक से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखना लेक, जो कि चंडीगढ़ में है, इस लेक को लिविंग एंटिटी डिक्लेयर कर दिया है। कोर्ट ने अपनी पेरेंट्स पैट्रिए ज्यूरिडिक्शन का इस्तेमाल किया सुखना लेक को लीगल एंटिटी डिक्लेयर करने के लिए। आप एक बात बताइए, पेरेंट्स पैट्रिए का क्या मतलब होता है?
ये देखो एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है फादर ऑफ द कंट्री। एक प्रकार से लीगल डॉक्ट्रिन है जो स्टेट को पावर्स देता है। स्टेट पेरेंट की तरह एक्ट कर सकता है, यानी माँ बाप की तरह स्टेट एक्ट कर सकता है और सिटीजन्स के बिहाफ से केस किया जा सकता है ताकि सिटीजन्स को नुकसान से बचाया जा सके। तो ये मतलब है पेरेंट्स पैट्री का। अब देखो चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के सारे जो सिटीजन्स हैं वो लोको पेरेंटिस की तरह काम कर सकते हैं। लोको पेरेंटिस मतलब इन प्लेस ऑफ ए पेरेंट। इसका सिंपल मतलब देखो ये है, पेरेंट इस केस में है स्टेट और सिटीजन्स अगर लोको पेरेंटिस होंगे मतलब सिटीजन्स जो हैं वो स्टेट की जगह काम कर सकते हैं इस लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेक को लुप्त होने से बचाने के लिए। तो लोको पेरेंटिस का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ ए पेरेंट और पेरेंट्स पैट्रिया का मतलब होता है फादर ऑफ द कंट्री। वैसे यूपीएससी पूछेगी नहीं इन लैटिन वर्ड्स का मतलब। सुखना लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखो एक रेनफेड लेक है, बारिश से पानी आता है, चंडीगढ़ में है। कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ से किसी रिवर, लेक या फिर रिजर्वर में पानी आता है बारिश से या फिर किसी दूसरे सोर्स से। तो कैचमेंट एरिया सुखना लेक का पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। लेक को कंस्ट्रक्ट किया गया था 1958 में। 3 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो लेक है फैली हुई है। आपको याद होगा इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा यमुना और गंगा रिवर को लिविंग एंटिटीज डिक्लेयर किया गया था और कहा था लिविंग पर्सन्स जैसे राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज एंजॉय करती हैं उसी प्रकार से यमुना और गंगा रिवर भी राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज को एंजॉय करेंगी। इस आर्टिकल रिपब्लिक ऑफ कोट दीवा के बारे में है। हिंदी में बोलेंगे रिपब्लिक ऑफ कोट डी आइवर और इंग्लिश में कोट दीवा। क्या कंटेस्ट है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के लिए हेल्थ के फील्ड में। लोकेशन देख लीजिए, पीआईबी का ये आर्टिकल है, मैपिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वेस्ट अफ्रीका के साउथ कोस्ट पर है ये रिपब्लिक ऑफ कोट दीवा। इसके आसपास के देशों की हम बात करें, यहाँ पर है लिबरिया है, लीबिया नहीं है, लीबिया वेस्ट एशिया में है। यहाँ पर है गिनी, ऊपर माली, नॉर्थ में बुर्किना फासो भी है और ईस्ट में है घाना। गल्फ ऑफ गिनी के पास है ये कोट दीवा। आप ये मैप भी देख सकते हो। रिपब्लिक ऑफ कोट दीवा को देखो वैसे आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर से देख लीजिए, नॉर्थ में माली एंड बुर्किना फासो, ईस्ट में घाना और वेस्ट में है गिनी, नीचे लिबरिया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रंजना प्रकाश देसाई कमीशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा एक डीलिमिटेशन कमीशन गठित किया गया है जिसका नाम है रंजना प्रकाश देसाई कमीशन। क्या काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का? देखो, डीलिमिटेशन कमीशन का काम ये होता है किसी स्टेट में लोकसभा या फिर असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करना। सिंपल भाषा में बात करें, जैसे ये स्टेट है, हरियाणा है, यहाँ पे ये हिसार लोकसभा सीट है, ये सिरसा लोकसभा सीट है, यहाँ पर रोहतक लोकसभा सीट है। तो रीएडजस्टमेंट का मतलब कुछ एरिया हिसार से निकाल के रोहतक में डालना, रोहतक का कुछ एरिया निकाल के सोनीपत लोकसभा सीट में डालना, इस प्रकार से कंस्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करना, ये मतलब होता है डीलिमिटेशन का। तो अभी ये जो रंजना प्रकाश देसाई कमीशन यानी डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में कंस्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करने के लिए सेटअप किया गया है। देखो, डीलिमिटेशन कमीशन को हेड किया जाता है किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा। ये जो रंजना प्रकाश देसाई हैं ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो इस कमीशन में उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं सुशील चंद्रा जो अभी इलेक्शन कमिश्नर हैं। तीसरे नंबर पे रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जब ये कमीशन काम करेगा तो 2 मेंबर्स के साथ में तीसरे जो मेंबर होंगे वो जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और जब असम में ये कमीशन काम करेगा तो असम के इलेक्शन कमिश्नर इस कमीशन में शामिल होंगे। मतलब
रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो भी शामिल होंगे इस कमीशन में। तो ये 3 मेंबर्स का कंपोजिशन है डीलिमिटेशन कमीशन जो अभी सेटअप किया गया है, रंजना प्रकाश देसाई कमीशन। देखो, डीलिमिटेशन एक्ट 2002 में ये कहा गया है, संविधान का आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 ये प्रोविज़न करते हैं कि विभिन्न स्टेट्स को टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जा सकता है 2001 के सेंसस के आधार पर। तो डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था 2002 में। देखो, ये जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है ये बहुत पावरफुल बॉडी होती है। डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो भी रिपोर्ट रखी जाती है लोकसभा में या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली में, उसे अडोप्ट कर लिया जाता है, किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है। इवन कोर्ट में भी डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज, डीलिमिटेशन कमीशन अलग अलग स्टेट में सीट्स की जो संख्या है उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। जैसे हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट्स हैं, 10 ही रहेंगी। दिल्ली में 7 हैं, 7 रहेगी। महाराष्ट्र में शायद 48 हैं तो 48 रहेंगी। लेकिन पर्टिकुलर स्टेट में एससीज और एसटीज के लिए जो सीट्स आरक्षित हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है सेंसस के आधार पर। तो ये हमने रंजना प्रकाश देसाई कमीशन के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कच्चातीवू आइलैंड के बारे में है। पहले आप लोकेशन देख लीजिए कच्चातीवू आइलैंड की। ये देखो, इंडिया है ऊपर, नीचे श्रीलंका है और यहाँ पर है पाल्क स्ट्रेट और ये है कच्चातीवू आइलैंड। कच्चातीवू आइलैंड से संबंधित डिस्प्यूट रहता है इंडिया और श्रीलंका के बीच। देखो, जब ब्रिटिश राज था तो उस समय इंडिया में भी ब्रिटिश रूल था और श्रीलंका में भी ब्रिटिश रूल था। तो उस समय गल्फ ऑफ मन्नार जो नीचे है और ऊपर पाल्क स्ट्रेट, इनका डीलिमिटेशन हुआ था। मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी और नीचे श्रीलंका यानी सीलोन, दोनों के बीच बाउंड्री डिफाइन हुई थी। और इस डीलिमिटेशन में जो ये कच्चातीवू आइलैंड है ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गया था। और इससे पहले ये कच्चातीवू आइलैंड जो था वो राजा ऑफ रमनाद के पास था। खैर देखो, मद्रास प्रेसिडेंसी के पास ये आइलैंड आ गया था ब्रिटिश रूल के दौरान। और आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ तो मद्रास प्रेसिडेंसी हमारे देश में है तो हमारे पास ही ये आइलैंड रहा। लेकिन 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच। हमने इस एग्रीमेंट के तहत कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। 1976 में एक और एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री को डिटरमाइन करने के लिए, ताकि दोनों देशों के जो मछुआरे हैं वो एक दूसरे के पानी में ना जाएं मछली को पकड़ने के लिए। लेकिन देखो, 1974 में जब ये आइलैंड हमने श्रीलंका को दिया तब से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जाता है, खास करके तमिलनाडु के द्वारा, कि इंडिया को ये आइलैंड श्रीलंका को नहीं देना चाहिए था। क्योंकि अब श्रीलंका आइलैंड के आसपास एरिया में इंडिया के मछुआरों को मछली नहीं पकड़ने देता। एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि इंडिया के जो मछुआरे हैं यहाँ पर जाल सुखा सकते हैं, मछली पकड़ने का जो जाल है वो सुखा सकते हैं। यहाँ पर आइलैंड में वैसे कोई नहीं रहता, कुछ नहीं है ये इस आइलैंड पर, लेकिन हर साल 3 दिन का एक फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पर एक कैथोलिक चर्च है, इंडिया से भी पादरी जाते हैं, श्रीलंका से भी पादरी आते हैं। तो उस 3 दिन के फेस्टिवल के दौरान लोग आते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं है। बट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है ये आइलैंड क्योंकि इंडिया के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ सकें, जो कि अब नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि आइलैंड इंडिया ने ये श्रीलंका को दे दिया है। इंडिया के मछुआरे ये भी आरोप लगाते हैं कि जब हम इस आइलैंड के आसपास जाते हैं तो हमारे जाल को नुकसान पहुंचाया जाता है, कई बार हमारी बोट भी जब्त कर ली जाती है, इसलिए इंडिया इस आइलैंड को श्रीलंका से वापस ले ले। और अभी क्या कंटेक्स्ट था? कंटेक्स्ट यही था कि चर्च फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा और इसके लिए 2000 जो तीर्थयात्री हैं वो पहुँचेंगे इंडिया से कच्चातीवू आइलैंड पर।
चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सर क्रीक के बारे में है। कंटेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर से न्यूज़ में आया है सर क्रीक। एक वियोन ग्लोबल समिट अभी ऑर्गेनाइज हुआ दुबई में। यहाँ पर पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं कसूरी, इन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान एक समय में नज़दीक थे सर क्रीक डिस्प्यूट को सोल्व करने के। है क्या ये सर क्रीक डिस्प्यूट? देखो, सर क्रीक जो है ये 96 किलोमीटर की वाटर की एक पट्टी है, टाइडल इस्चुरी है, जिसको लेके विवाद है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस को डिवाइड करती है 96 किलोमीटर की ये पट्टी, यानी टाइडल इस्चुरी, भारत के गुजरात को। समझ गए? एक तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस और दूसरी तरफ भारत का गुजरात राज्य। रण ऑफ कच्छ के मार्सलैंड्स में है ये टाइडल इस्चुरी। ओरिजिनली देखो इसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव जो इन्वॉल्व हुए इस डिस्प्यूट को सोल्व करवाने में, उनके नाम पर सर क्रीक नाम पड़ा इस टाइडल इस्चुरी का। ये देखो अरेबियन सी में ओपन होती है, यहाँ पर अरेबियन सी है और ये है पट्टी। विवाद है क्या? विवाद देखो सिंपल है। ये लाल रंग की आपको लाइन दिख रही है, ऊपर देखिए यहां पर ध्यान से। ये लाल रंग की लाइन बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया के अकॉर्डिंग। और नीचे ये हरी रंग की लाइन जो आपको दिख रही है, पाकिस्तान के हिसाब से ये हरे रंग की लाइन बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अनुसार है ये। समझ गए? फिर से सिंपल भाषा में बोलता हूं, इंडिया के अकॉर्डिंग ये लाल लाइन बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, जबकि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये हरी लाइन बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। देखो, अगर इंडिया पाकिस्तान के क्लेम को मान लेता है तो इंडिया ऑलमोस्ट 250 स्क्वायर माइल का EEZ खो देगा। EEZ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मान लीजिए ये भारत का कोस्ट है, आगे 200 स्क्वायर माइल तक का जो एरिया है वो इंडिया का EEZ है, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर इंडिया के द्वारा एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो 250 स्क्वायर माइल का EEZ इंडिया खो देगा अगर इंडिया पाकिस्तान के क्लेम को मान लेता है। देखो, ये जो एरिया है सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26/11 हमले से पहले आतंकवादियों ने एक जो बोट सीज की थी वो इसी के नज़दीक की थी। इसके अलावा देखो, इंडिया और पाकिस्तान के मछुआरों के बीच भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह से डिमार्केटेड नहीं है। बहुत बार इंडियन मछुआरों को कैप्चर कर लिया जाता है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के द्वारा, और बहुत बार इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा भी पाकिस्तान के मछुआरों को कैप्चर कर लिया जाता है। पाकिस्तान का क्लेम देखो ये है, एक रेजोल्यूशन साइन हुआ था 1914 में जिसका नाम है बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन साइन हुआ था सिंध की सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच। इस रेजोल्यूशन के पैराग्राफ 9 और पैराग्राफ 10 के अकॉर्डिंग ये सारा जो सर क्रीक का एरिया है ये पाकिस्तान के पास आता है, इंडिया के पास नहीं आता है। इसीलिए पाकिस्तान के हिसाब से बॉर्डर जो है ये हरी लाइन है और सारा सर क्रीक के ऊपर पाकिस्तान का क्लेम होना चाहिए। जबकि इंडिया ये कहता है कि 1925 में एक जो मैप ड्रा किया गया था उसके अनुसार ये बीच में है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। ये जो लाल लाइन है ये इंडिया के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये सर क्रीक के बीचों बीच है। समझ गए? मतलब इंडिया ये क्लेम करता है बाउंड्री लाइन बीच से होकर गुजरती है इस सर क्रीक के, लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं, बीच से होकर नहीं गुजरती है बाउंड्री लाइन, सारा सर क्रीक एरिया हमारे पास आना चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसा हमने डिस्कस किया, सर क्रीक देखो फिशिंग रिसोर्सेज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत मछलियाँ मिलती हैं और संभावना ये भी है कि यहाँ पर ऑयल और गैस के काफ़ी ज़्यादा भंडार मिले। लेकिन अभी भी इस सर क्रीक को लेकर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट आर्टिकल सहाद्री मेगा के बारे में है। क्या है ये देखो पैडी की यानी धान की एक नई लाल किस्म है। मैं फिर से बोलता हूँ, पैडी यानी धान की एक नई लाल किस्म है सहाद्री मेगा।
इसको डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के द्वारा। पैडी कल्टीवेशन के अंतर्गत जो एरिया है हमारे देश में, उसमें कमी आ रही है पिछले कुछ समय से, क्योंकि एक डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा तंग करता है राइस की पैदावार में, जिसका नाम है ब्लास्ट डिजीज़। ब्लास्ट डिजीज़ में क्या होता है, राइस को फफूंदी लग जाती है और जो फंगस लगता है उसका नाम है मैग्नापोर्थी ओराइजे। ये फंगस लग जाता है राइस को, जिसकी वजह से राइस की जो पैदावार है 70 से 80% तक कम हो जाती है। ऑलमोस्ट 80 देशों में राइस को इस प्रकार का डिजीज़ रिपोर्ट किया गया है। इंडिया में सबसे पहले इसे रिकॉर्ड किया गया था 1918 में। पैडी की सभी ग्रोथ स्टेजेस में ये डिजीज़ राइस को इन्फेक्ट कर सकता है और प्लांट के सभी एरियल पार्ट्स में। हाँ, तो ये नई किस्म जो डेवलप की गई है अब, सहाद्री मेगा, इसमें देखो काफ़ी प्रोटीन होगा, काफ़ी फाइबर होंगे, तो इसकी डिमांड ज़्यादा होगी और फफूंदी भी नहीं लगेगी, यानी ब्लास्ट डिजीज़ भी प्रभावित नहीं करेगा इस वैरायटी को। इसको डेवलप किया गया है हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग मेथड की सहायता से। क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई थी राइस की ज्योति वैरायटी की, किसके साथ, अकालू के साथ। फिर से बोलता हूँ, ज्योति राइस की जो एक वैरायटी है, इसकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई अकालू के साथ और रिजल्ट निकला सहाद्री मेगा। नेक्स्ट आर्टिकल कृष्णा राजा सागर डैम से संबंधित है। मैप में आप लोकेशन देख सकते हो कृष्णा राजा सागर डैम की। ये देखो कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में कावेरी रिवर के ऊपर है। अभी फ़िलहाल न्यूज़ में ये इसलिए आया है, पानी का जो लेवल है डैम में कम हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि समर सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है। इवापोरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गई है, इसलिए पानी ज़्यादा इवापोरेट होने लगा है। पानी का जो लेवल है काफ़ी तेज़ी से गिरा है। हम इस डैम के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करें। कृष्णा राजा सागर डैम को बनाया गया था 1932 में कावेरी रिवर के ऊपर, ताकि कर्नाटक के मैसूर और मांड्या डिस्ट्रिक्ट्स को पानी मिल सके। ये देखो मैसूर किंगडम के रूलर के द्वारा बनवाया गया था, इसीलिए डैम का जो नाम है मैसूर किंगडम के उस समय के रूलर पर है, कृष्णा राजा वोडेयर फोर्थ। डैम का जो डिज़ाइन है वो देखो महानतम इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा क्रिएट किया गया था। सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था 2019 में। वैसे देखो 15 सितंबर का जो दिन है वो इंजीनियर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन जन्म दिवस होता है सर एम विश्वेश्वरैया का। इनके बारे में एक स्टोरी प्रचलित है कि एक बार ट्रेन में ये यात्रा कर रहे थे, रात के समय इन्होंने एकदम से चैन खींच दी, और जब ट्रेन के एम्प्लॉइज़ हैं जैसे ड्राइवर और लोको पायलट वो पहुंचे उस डब्बे में जिसमें ये मौजूद थे, इनसे पूछा गया आपने चेन क्यों खींची, ट्रेन को क्यों रुकवाया। तो इन्होंने कहा आगे कुछ ही मीटर्स पर ट्रैक में एक क्रैक है। इनसे पूछा गया आपको कैसे पता लगा। इन्होंने जवाब दिया कि साउंड वाइब्रेशंस जो हैं वो एकदम से चेंज हो गई हैं, काफ़ी फास्ट साउंड वाइब्रेशंस आने लगी हैं, और बाद में जब जांच की गई तो आगे जाके कुछ ही मीटर्स दूर एक क्रैक मिला। देखो ये स्टोरी सच है या फिर झूठ है पता नहीं, लेकिन प्रचलित है। स्टोरी भी उन्हीं लोगों के बारे में बनती है जो महानतम होते हैं, जिन्होंने बहुत महान कार्य किए होते हैं, तो इनके बारे में ये स्टोरी प्रचलित है। इस रिजर्वर की हम बात कर रहे हैं, कृष्णा राजा सागर डैम। ये देखो मैसूर सिटी और पूरे बेंगलोर के लिए मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। इसके अलावा जब इस डैम से वाटर रिलीज किया जाता है तो तमिलनाडु में भी कुछ एरियाज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कृष्णा राजा सागर डैम के बारे में। अगर यूपीएससी पूछ लेती है कौन से रिवर के ऊपर है, आंसर होगा कावेरी। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल डैन्यूब ओडर एल्बे कैनल से संबंधित है। ये देखो एक बहुत बड़ी वाई शेप की नहर है जो कि जोड़ती है यूरोप की 3 मेजर नदियों को, एल्बे, ओडर और डैन्यूब। एक बार आप मैप में देख लीजिए, ये एल्बे नदी है, यहाँ पर ओडर और नीचे डैन्यूब।
इन तीनों रिवर्स को जोड़ती है ये बहुत बड़ी कैनल जो कि प्रपोज्ड है। अगर ये नहर बन जाती है तो 3 सीज के बीच में नेविगेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। एक देखो नॉर्थ सी, दूसरा बाल्टिक सी और तीसरा ब्लैक सी। इन 3 के बीच नेविगेशन स्मूथ हो जाएगा अगर ये नहर बन जाती है। बट इसका विरोध किया जा रहा है यूरोप की काफ़ी सारी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। उनका ये मानना है अगर देखो ये वाई शेप की नहर बनती है एल्बे, ओडर और डेन्यूब रिवर्स को जोड़ते हुए, तो इससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इससे रिवर्स का जो लैंडस्केप है यूरोप में वो बिगड़ जाएगा, फ्लडिंग ज़्यादा आएगी और भी काफ़ी नुकसान होगा अगर ये वाई शेप की नहर बनती है। इसीलिए ये जो कैनल है सुर्खियों में आई है। ज़्यादातर ये जो नहर होगी ये देखो चेक रिपब्लिक की टेरिटरी में होगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मांग कर रहे हैं यूरोपियन कमीशन से कि आप इस प्रोजेक्ट को यूरोपियन यूनियन की फंडिंग मत लेने दीजिए और इसे ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा मत बनने दीजिए। हम बात करें ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी TEN-T की, ये देखो प्लान्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है यूरोपियन यूनियन का, जिसमें रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज ये सब शामिल हैं। एक बार आप उन देशों के नाम जान लीजिए जिनका बॉर्डर लगता है इन सीज के साथ। देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है मैपिंग में। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है जैसे बाल्टिक सी से कौन से देश का बॉर्डर लगता है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि 2 सी के बीच में कौन सा देश है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2014 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, टर्की दोनों में से कौन कौन से सीज के बीच में है। या फिर यूपीएससी ये क्वेश्चन भी पूछ सकती है कि इन सीज को आप नॉर्थ से साउथ में लगाइए या फिर वेस्ट से ईस्ट में लगाइए। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं। ब्लैक सी से इन देशों का बॉर्डर लगता है टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। बाल्टिक सी से इन देशों का बॉर्डर लगता है स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी एंड डेनमार्क। नॉर्थ सी से इन देशों का बॉर्डर लगता है यूके, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। नॉर्थ सी जो है वो अटलांटिक ओशन का पार्ट है। इनको देखो मैप में देख के याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, या फिर याद करने की जरूरत भी नहीं है। एक बार आप विजुलाइज कर लीजिए आंख बंद करके। एग्जाम टाइम में आप इस पिक्चर को रिप्रोड्यूस कर सकोगे अगर 2-3 बार आप अच्छे से विजुलाइज कर लेते हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैपिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कुरिल आइलैंड्स। कुरिल आइलैंड्स सुर्खियों में देखो इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर भूकंप आया है और भूकंप के बाद यूएस की अथॉरिटीज ने चेतावनी दी कि सुनामी जनरेट हो सकती है इस भूकंप की वजह से। कुरिल आइलैंड्स वैसे देखो समय समय पर सुर्खियों में आते रहते हैं क्योंकि जापान और रशिया के बीच डिस्प्यूट है इन आइलैंड्स को लेके। अभी इन आइलैंड्स पर रशिया का कब्जा है, मतलब रशिया का एडमिनिस्ट्रेशन है इन आइलैंड्स के ऊपर, बट जापान के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये आइलैंड्स हमारे हैं। ये जो आइलैंड्स हैं ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पार्ट हैं। लोकेशन आप देख लीजिए, यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है कहाँ पर हैं ये कुरिल आइलैंड्स। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।